टू गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस। एक नए और ट्रांसफॉर्म्ड वे में हम दोबारा से हाजिर हैं आपके सामने, और इसी उम्मीद में कि इसी एक नए उत्साह के साथ आपके साथ बने रहेंगे आने वाले दिनों में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा ये चैनल, हमारा ये प्लेटफॉर्म मेनली टीचिंग एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड है। जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के एग्ज़ाम होते हैं, मेनली डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस कंडक्ट कराता है। साथ ही साथ सीटेट और जो स्टेट के टेट एग्ज़ाम होते हैं उनकी भी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। मेनली टीचिंग एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जहाँ पार्ट 2 जो होता है वो पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वहीं पार्ट 1 में मेनली 5 सेक्शन रहते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, आपका इंग्लिश, हिंदी और जीके। अब बच्चे जीके में भी कंफर्टेबल, हिंदी में भी हो जाते हैं, इंग्लिश में कुछ बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, रीजनिंग भी इजीली कर लेते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आते आते 70 to 80% बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ठीक है, 70 to 80% बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं यहाँ पर। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ना सिर्फ मैथ को सोल्व करने में, बल्कि बाकी जो एग्ज़ाम है, बाकी जो सेक्शंस हैं पार्ट 1 के भी, और साथ ही साथ पोस्ट स्पेसिफिक में भी, वहाँ भी कॉन्फिडेंस बच्चे का डाउन रहता है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को कभी धोखा नहीं देता, बशर्ते बच्चों ने उसकी सही ढंग से प्रैक्टिस की हो, सही तरीके से प्रैक्टिस की हो, उन शॉर्ट ट्रिक को जाना हो, और साथ ही साथ मैथ के बेसिक्स को जाना हो। आपने सुना होगा बैटल्स आर वॉन इन द माइंड फर्स्ट। ठीक है, यदि आप मैथ को सोल्व करते हो तो आपका माइंड उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो मैं समझता हूँ मैथ में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप 3 to 5 सेकेंड में सोल्व कर सकते हो। लेकिन उस टाइम एग्ज़ाम का प्रेशर कह लीजिए, आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं हो पाती, वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, आप उन क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लेते हो। ठीक है, जबकि वो क्वेश्चन 3 से 5 सेकंड में सोल्व हो जाते हैं। हम अपनी इस मैथमेटिक्स वाली सीरीज़ में मेनली 2 पार्ट पे काम करेंगे, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में जहां हम आपको मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड फार्मूलेज, शॉर्ट ट्रिक यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, साथ ही साथ उन शॉर्ट ट्रिक को जो हमने पार्ट 1 में समझाया है उसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि कैसे आप उनको यूज़ करें। ठीक है, तो मेनली टॉपिक्स मतलब मेनली जो मैथ के टॉपिक्स हैं वो इन 2 में डिवाइड रहने वाले हैं। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम मैथ्स के जो डिफरेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर डीएसएसबी के जो एग्जाम हुए हैं, पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चंस आए थे मैथ के, उनमें से कुछ क्वेश्चन छाट के कि उनको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। उसके बाद हम मेन कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि बाकी सेक्शंस भी, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके में हम नई चीज़ें लाने जा रहे हैं। साथ के साथ साइकोलॉजी की वीडियो भी बनने के तैयार है, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आइए मिलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ इस सेक्शन में। सो हियर वी आर। इस सेक्शन में हम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं डीएसएसबी एग्ज़ाम में जो आए थे, टीजीटी, पीजीटी और डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुए थे, उसमें कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे पिक किए हैं हमने, जो क्वेश्चंस हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कुछ सेकंड में, 4-5 सेकंड के अंदर हम सोल्व कर सकते थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ डिक्रीज बाय 25%। किसी शर्ट की कीमत में 25% की गिरावट आती, कमी आती है। हैज़ द सेल इज़ इंक्रीज बाय 20%। इससे उसकी जो सेल है, जो बिक्री है, वो 20% बढ़ जाती है। व्हाट विल बी द टोटल इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू ऑफ द शॉप। इससे उस दुकान की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के कोई क्वेश्चन हो जिसमें एक चीज़ बढ़ने पे दूसरी चीज़ घट जाए, या चीनी की कीमत वाले क्वेश्चन आते हैं कि चीनी की कीमत कम होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि कुल खर्च समान रहे। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनमें एक सिंपल सा फार्मूला लगेगा आपका, a + b + ab/100। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें पॉजिटिव ली है, प्लस में ली है। सपोज दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, पहले एक चीज़ 10%, दूसरी भी 10% इंक्रीज़ हो रही है, तो आप दोनों को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में भी है, एक चीज़ अगर बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है, जो घट रही है उसको आप माइनस में लेंगे, जो चीज़ बढ़ रही है उसको आप प्लस में लेंगे। जैसे यहाँ पे शर्ट की जो कीमत है वो डिक्रीज़ हो रही है 25% से,
तो आप ये लेंगे -25 और इससे उसकी बिक्री बढ़ रही है 20%, तो ये +20 और माइनस प्लस आ जाएगा आपका माइनस और 25 × 20/100। ठीक है, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा माइनस है तो -5 हो जाएगा, -25 में से 20 गया तो -5 एंड ये हो जाएगा आपका 25 4 जा 100 एंड 4 5 जा 20 -5, तो आपका -5 -5 -10 आ गया। ठीक है, माइनस में आंसर है, इसका मतलब 10% डिक्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2a/b इज इक्वल टू 3/4 एंड 3b/c इज इक्वल टू 2/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि 2a/b बराबर 3/4 दे रखा है, 3b/c बराबर 2/5 दे रखा हो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले इसमें, फिर आगे देखते हैं। 2a/b की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3/4 एंड 3b/c की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2/5। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a/b इज इक्वल टू 3/8 और b/c हो जाएगा इसी तरह 2/5, 3 जा 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 5 3 जा 15। तो यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं कि ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए रेशो बी रेशो सी की। जब भी a/b और b/c दे रखा हो तो इसमें सिंपल सा आप जेड फॉर्म करेंगे। जेड फॉर्म से हमारा मतलब है, यहाँ पे आप पहले a की b से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे a की b से, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इनकी। मैं दोबारा समझाता हूँ, ए बी और बी सी, पहले ए बी की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, देन बी एंड सी की मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, 3/8 और 2/15। तो पहले 3 की 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 की 8 से मल्टीप्लाई और फिर 8 की 15 से मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा आपका a रेशो b रेशो c। तो 3 2 जा हो जाएगा आपका 6, 8 2 जा 16 एंड 15 8 जा 120, 15 8 120। अब देखिए 2 2 2 तीनों में कॉमन है, तो आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सरलता रूप में कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 2 8 16 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे थोड़ा आगे का लेवल दे रखा है, इसमें देखते हैं क्या है। इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 4 रेशो 5, b रेशो c इज इक्वल टू 4 रेशो 7 एंड c रेशो d इज इक्वल टू 8 रेशो 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c रेशो d। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें a b c निकालना था, इसमें हमें a रेशो b रेशो c रेशो d निकालना है। हिंदी में देखते हैं, a रेशो b रेशो c रेशो d यानी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d के बराबर समानुपात ज्ञात कीजिए यदि a अनुपात b 4:5, b अनुपात c 4:7 और c अनुपात d 8:9 दे रखा है। तो देखते हैं क्या दे रखा है, इनको लिख लेते हैं पहले। a b b c एंड c d, इनकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 4:5, 4:7 और 8:9। तो इसमें भी जेड फॉर्म करना है, लेकिन बस अंतर इतना है, इसमें 4 बार जेड मतलब जेड फॉर्म ही होगा। पहले तो आप मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों की, मतलब तीनों न्यूमरेटर की, ठीक है, तीनों अंश की। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी बी और सी की मल्टीप्लाई, और साथ में एक बार हम लेंगे न्यूमरेटर, एक बार हम लेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, एक बार हम लेंगे बी और सी की मल्टीप्लाई होगी, एक बार पहली बार हम लेंगे न्यूमरेटर यानी बी यानी अंश, दूसरे केस में हम लेंगे डिनोमिनेटर। तो पहले केस में हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, अनुपात बी और सी की मल्टीप्लाई, और साथ में एक बार हम लेंगे न्यूमरेटर यानी बी, और तीसरे केस में लेंगे फिर दोबारा इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी बी और सी की मल्टीप्लाई, लेकिन इस केस में हम लेंगे डिनोमिनेटर बस। ठीक है, और लास्ट में फिर तीनों डिनोमिनेटर यानी तीनों हर यानी बी सी और डी। ठीक है, अब यदि संख्याओं की बात करें, यदि हम संख्याओं की बात करें तो यहाँ हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 4 से, 4 की 8 से, मतलब पहले ये जो टर्म आ जाएगी 4 × 8,
ये आ गया ए रेशो। अब बी रेशो की बात करेंगे तो फिर मैंने बताया वही क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों की, 5 की 8 से मल्टीप्लाई गुना में एक बार हम लेंगे अंश यानी 4 न्यूमरेटर, एंड सेकंड केस में हम लेंगे डिनोमिनेटर यानी 5 की वही 8 से गुना, साथ में हम इस बार लेंगे डिनोमिनेटर हमारा 7 है, बीच वाले का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेना है, और फिर तीसरी बार में हमें डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई यानी हर की मल्टीप्लाई करनी, गुना करनी, 5 गुना 7 गुना 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करके सरलतम रूप में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात करें जिनकी परिधि में 4:5 का अनुपात है, जिनकी परिधि 4:5 के अनुपात में है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ टू सर्कल्स इफ द रेशियो बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस इज 4:5, यानी दो सर्कल दे रखे हैं हमको, ठीक है। इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर, ठीक है। तो कभी भी रेडियस यानी उसकी त्रिज्या या फिर डायमीटर, ठीक है, यानी व्यास, और सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, ठीक है, इनके बीच अनुपात दे रखा हो और हमें एरिया के बीच अनुपात ज्ञात करना हो, ठीक है, इसके और इसके एरिया के बीच में इनके क्षेत्रफल के बीच अनुपात ज्ञात करना हो, तो ये हमेशा अगर रेडियस का दे रखा हो तो बी स्क्वायर होगा, अगर डायमीटर का दे रखा हो, सपोज इसका डायमीटर डी है, इसका कैपिटल डी है, इसका स्मॉल डी है, तो अभी ये आपका डी स्क्वायर और डी स्क्वायर होगा, और सरकमफ्रेंस दे रखा है तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा, यानी इन तीनों के बीच, ये तीनों है वन डायमेंशनल आइडेंटिटी और एरिया जो है वो टू डायमेंशनल आइडेंटिटी है। तो हमेशा इसका और इसका रेशियो अगर निकालना है हमें, रेडियस का या सरकमफ्रेंस का या डायमीटर का रेशियो दे रखा है और एरिया का निकालना है, तो आप सीधा सीधा उन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में दे रखा है 4:5 किसका, परिधि का यानी सरकमफ्रेंस का, तो एरिया का क्या रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 16:25, दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। यदि इस केस में स्क्वायर ये वृत्त ना दे के यानी सर्कल ना दे के अगर स्क्वायर दे रखा होता, ठीक है, गोला दे रखा होता, तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना होता, और सपोज और रेडियस का रेशियो दे रखा होता 4:5, तो हम क्या करते हैं, उस केस में आपका वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशनल है, इसलिए आर का क्यूब और आर का क्यूब हो जाता, यानी 4 का घन और 5 का भी घन, ये आपका 64 और ये आपका 125, ये आंसर आता आपका अगर गोला दे रखा होता वृत्त की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ P = 9a एंड Q = 7a, ठीक है, P 9a दे रखा है और Q 7a दे रखा है, देन P इज हाउ मच % मोर देन Q, तो P Q से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 9a है ये 7a है, तो कितना ज़्यादा है 2a, और किससे पूछा है Q से कितना ज़्यादा है, तो जिससे हम कंपेयर करेंगे उसके सापेक्ष में ही हम निकालेंगे, तो बेस यहाँ आ जाएगा 7a, और परसेंटेज निकालनी है तो आपका 100, a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 200/7, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 7 2 जा और 7 दूनी 14, आपका ये 6 बचे, और 7 8 जा 56, 7 8 56 पॉइंट आएगा, 4 समथिंग आएगा, तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखना आप कि किसके सापेक्ष में निकालना, उसको नीचे लाएंगे। सपोज आप पहले 2 चपाती खाते थे, अब आप 3 खाने लग गए, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की, लेकिन कितने पे हुई, 2 पे। ऐसे ही आप 2 खाते थे और 1 खाने लग गए, तो कमी पूछिए प्रतिशत में, तो कितने की कमी हुई, 1 की, 2 से 1 हो गया तो 1 की कमी हुई है, और कितने पर हुई है, 2 पर, क्योंकि पहले आप 2 खाते थे, ठीक है। तो सापेक्ष में किसके निकालना है, इस चीज़ का बस ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ x/y = 0.3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x - y अपॉन 2x + y। यदि x/y 0.3 दिया हुआ है तो 2x घटा y बटे 2x जमा y का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, x/y की वैल्यू 0.3 दी हुई है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 2x - y अपॉन 2x + y,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 0.3y, तो उससे क्वेश्चन और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एक सिंपल सी ट्रिक है इसमें, आप न्यूमरेटर को भी यानी अंश को और हर को दोनों को y से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा 2x बाय y को दोनों के नीचे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x बाय y प्लस y बाय y, ठीक है। y से y कट जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ भी y से y कट जाएगा 1 आ जाएगा। और x बाय y की वैल्यू हमें पता है 0.3 है, तो ये हो गया 2 इंटू 0.3, ठीक है, -1, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 0.3 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 0.6 -1 और 0.6 प्लस 1, तो 0.6 -1 गया तो -0.4, और ये आ गया नीचे 1.6। डेसिमल से आप डेसिमल हटा दो, 4 चौक 16, ये आ गया -1/4, या फिर आ गया -0.25, ये इसका आंसर है, ठीक है। आंसर में यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है लेकिन आंसर माइनस में आएगा, -0.25 आएगा इसका, ठीक है। तो आप इस स्टेप को आप मतलब स्किप भी कर सकते हैं, वाई से आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सिंपल सा ये वाला स्टेप -1 लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी टाइम बच जाएगा उससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द एसपी ऑफ एन आइटम इज डबल्ड, किसी वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट बिकम द 3 टाइम्स, जो उसका प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाता है। फाइंड द सीपी, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, वो भी एसपी की फॉर्म में फाइंड आउट करना है हमें। ऑप्शन साथ के साथ हमें देखना चाहिए ताकि हमारा माइंड उसी दिशा में काम करे। हिंदी में देखते हैं, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दे तो लाभ 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, वो भी विक्रय मूल्य के रूप में। तो पहले प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और दूसरे केस में क्या कह रहा है कि एसपी को डबल कर दें, ठीक है। नया प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अगर एसपी को हम डबल कर दें यानी 2SP कर दें, ठीक है, और सीपी उतना ही रहे तो प्रॉफिट कितना हो जाता है, 3 गुना, ये हो जाता है, ठीक है। अब हमें पी तो चाहिए नहीं, एसपी और सीपी में ही चाहिए, तभी आपकी वैल्यू सीपी और एसपी फॉर्म में आएगा आपका आंसर। तो अब प्रॉफिट की जगह हम रख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हो जाएगा थ्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ मैं स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ बच्चों को समझाने के लिए, अदरवाइज यहाँ काफ़ी स्टेप स्किप हो सकते थे, जैसे 3 की मल्टीप्लाई आप सीधा डायरेक्ट अंदर कर सकते थे, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम, 3SP माइनस थ्राइस ऑफ CP 3 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ SP 2SP माइनस CP। SP आप एक तरफ ले जाइए, सेलिंग प्राइस एक तरफ ले जाइए, 3SP माइनस ये इधर आ जाएगा 2SP, और -3CP इधर आके प्लस का 3CP हो जाएगा, और ये -3CP। 3SP माइनस 2SP आपका SP आ गया, और 3CP में से 1 CP गया तो ट्वाइस ऑफ कॉस्ट प्राइस, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आपका कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा SP/2। ये आंसर आ गया आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, कितनी वस्तुओं को, 16 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग 16 आइटम्स ए मैन गेन्स इक्वल टू द SP ऑफ 4 आइटम्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, 16 वस्तुओं का SP कितने के बराबर हो जाएगा, 16 की कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हम ऐड करते, लेकिन प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम्स, तो ये हो जाएगा 4SP, ठीक है। तो और सॉल्व करते हैं इसको, 16SP 4SP इधर आके माइनस हो गया 4SP इज इक्वल टू 16CP। 16SP में से 4SP गया तो ये आ गया आपका 12SP इज इक्वल टू 16CP, ठीक है। रेशो निकालना है CP/SP, ये आप रेशो निकाल दीजिए, आपका क्वेश्चन आधा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/16 या 3/4, ठीक है। यानी हर 3 रुपये की चीज़ वो 4 रुपये में बेच रहा है। CP आपका 3 अनुपात है तो SP आपका 4 अनुपात है, और
ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में कहें 3 रुपए की चीज़ वो 4 रुपए में बेच रहा है। अगर वो चीज़ 6 की होती तो ये 8 में बेचता, अगर वो 9 की होती तो वो 12 में बेचता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें अनुपात से सरलतम रूप में चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 3:4 आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। मतलब 3 रुपए की चीज़ 4 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा इस केस में उसको? 1 रुपए का। और कितने पे हो रहा होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, यानी 3 रुपए का प्रॉफिट। परसेंटेज निकालना इंटू 100, ये आ गया आपका 100/3 या 33 1/3, ये आपका आंसर है। 100/3 दे रखा है। ठीक है, आप सिंपल सा ये रेशो आप निकाल लेंगे ना सीपी और एसपी का, आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, देखते हैं कैसे हो सकता है। सीपी ऑफ 64 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 48 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 64 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 64 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 48। ये हो जाएगा सीपी बाय एसपी, ये हो गया आपका 48/64। ठीक है, ये 8 से काट लो, 8 से 48, 8 8 64, और फिर 2 से काटोगे आप, 2 3 6, 2 4 8, 3:4। वही कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 4। कितने का प्रॉफिट हो रहा है अगर 3 और 4 का केस माने तो? 1 रुपये का। कितने पे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे प्रॉफिट देखते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, वही 100/3 या 33 से ही, सॉरी 33 से ही 1/3, दोनों में से जो ऑप्शन है वो आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए मैन बाइज 13 पेन फॉर ₹1, 1 रुपये के 13 पेन खरीदता है। हाउ मैनी पेन शुड ही सेल फॉर ₹1 टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30%? कह रहा है 30% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको 1 रुपये में कितने पेन बेचने पड़ेंगे। हिंदी में देखते हैं, एक आदमी 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने पेन बेचे ताकि उसको 30% का लाभ हो जाए। तो पहले 1 रुपये के 13 पेन खरीदता है। ठीक है, 13 पेन की कीमत कितनी है? 1 रुपये, तो 1 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? ये होगी आपकी 1/13 रुपये। ठीक है, और कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए उसको? 30% का। 30% मतलब हर शत पर, प्रतिशत का मतलब है हर शत पर, प्रतिशत या हर पर सेंट, सेंट मतलब 100, हर 100 पे उसको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए। तो कितने का बेचना चाहिए उसको? 100 रुपये की चीज़ पे उसको 30% का लाभ चाहिए, तो उसको कितने की बेचनी चाहिए? वो 130 की। तो 1 पेन की कीमत है हमारी 1/13 रुपये, तो उसको 130 की बेचनी चाहिए 100 रुपये की खरीदी हुई चीज़। तो 1/13 गुना 130/100, ये हो गया 13 धाई, और 10 से 1 0 कैंसिल, 1/10, मतलब इतने रुपीज़ की वो खरीदेगा तो उसको, सॉरी इतने रुपीज़ की वो बेचेगा तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा। 1/10 की, या फिर एक की कीमत 1/10 है, ठीक है, तो 1 रुपये में कितने खरीद पाएगा वो? एक की कीमत 1/10 है, यानी 10 पैसे है, तो 10 पैसे की 1 है, तो 1 रुपये में 10 बेच पाएगा। तो इसका आंसर है 10। अगला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम इज ₹1280 फॉर 4 ईयर्स। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज मिल रहा है किसी राशि पे 4 वर्ष के लिए 1280 रुपये। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट? साधारण ब्याज क्या होगा? ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी साधारण दर से, साधारण ब्याज की दर से उसी सेम राशि पर 10 साल के लिए। साधारण ब्याज में एक सिंपल सी बात है कि पहले साल जितना ब्याज है अगले साल भी उतना ही रहेगा, कितने सालों तक चले जाओ आपका वही ब्याज रहेगा। जबकि चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें हर साल, जैसे फर्स्ट ईयर एक्स रहा तो सेकंड ईयर एक्स, जो राशि आपका उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, जो पिछले साल का ब्याज था उस ब्याज पे भी ब्याज चलेगा, यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज में तो हर साल आपका बराबर सा ब्याज रहता है। 4 साल का ब्याज बराबर सा नहीं, बराबर ही ब्याज रहता है, 1280 है, और हमें निकालना है 10 साल का। ठीक है, 2 तरीका है, तो 1 साल का निकाल के उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 साल का फिर अगले 4 साल का 1280 हो जाएगा, और बच गए 2 साल, उनका हो जाएगा 640, तीनों को सम कर दो, आपका 10 साल का आ जाएगा। 8 8 16 4 20, 6 4 10 2 12, और ये आ गया 3 3200 रुपये, आपका आंसर आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल सा हर साल उतना ही इंटरेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज वाली मूल राशि
4 वर्ष के बाद 1920 रुपये, अच्छा क्वेश्चन है, और 10 वर्ष के बाद 2400 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ए प्रिंसिपल बिकेम 1920 इन 4 ईयर्स एंड बिकेम 2400 इन 10 ईयर्स। फाइंड ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है? 1920, यानी ये आपका अमाउंट है 1920 हो जाती है। इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी ऐड हो रखा है, आपका मूलधन भी है और ब्याज भी जुड़ा हो 1920 में। और 10 साल के बाद कितनी हो जाती है आपकी? 2400 रुपये। तो हमें प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए इसमें से अगर हम ब्याज माइनस करें तो हमारा मूलधन आ जाएगा और उससे हम ब्याज निकाल लेंगे। लेकिन हमें पहले पता करना पड़ेगा ब्याज है क्या। तो हमें इसकी हेल्प तो होनी, मतलब खाली हम इसकी हेल्प से करेंगे 1920 तो हम नहीं निकाल पाएंगे। इन दोनों को आप कंपेयर करो तो पता चलेगा 6 साल का ब्याज जो है, ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट है, आप अमाउंट को इक्वल नहीं कर सकते। आप प्रिंसिपल आपका इंटरेस्ट निकल गया टोटल, तो आप पर ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 6 ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए आप 2400 में से 1920 घटा दो, ये आपका आ जाएगा 480 रुपये। कितने ईयर का ब्याज है? 6 ईयर का इंटरेस्ट है 480 रुपये, तभी तो 1920 से 2400 रुपये मिले उसको। तो 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 480/6, यानी 6 × 8 = 48, 80 रुपये उसको प्राप्त होते हैं 1 साल का ब्याज। तो 4 साल का ब्याज उसको क्या मिला होगा? गुणा 4, 832, 320 रुपये उसको मिला होगा। और ये 320 रुपये मिलके उसको कुल मिल गए 1920 रुपये, यानी अमाउंट उसको मिला था 1920 रुपये। इसमें से हम इंटरेस्ट निकाल देंगे 4 ईयर का, ठीक है, 4 ईयर का अगर हम इसमें से इंटरेस्ट निकाल दें, यानी 320 रुपये माइनस कर दें, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ये आ गया आपका 1600 रुपये। 1600 रुपये आपका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है, मूलधन है, और आपका 1 साल का ब्याज आपका 80 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज बटे मूलधन गुना में प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100, 16 × 5 = 80, आपका आंसर आ गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ। अपना 3 गुना हो जाता है कितने साल में? 8 साल में, एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर से। इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कितने सालों में अपना 5 गुना हो जाएगा? हिंदी में देखते हैं। कोई धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से 3 गुना हो जाती है। कितने? 8 वर्ष में 3 गुना हो गई, 8 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में वह 5 गुना हो जाएगी? सपोज x है तो वो 3x होगी, कितने साल में? 8 साल में। तो पूछ रहा है x से वो 5x, 5 गुना कितने साल में होगी? हाउ मैनी ईयर्स। तो x से 3x हो गई, मतलब ये आपका अमाउंट है, मिश्र धन है, ठीक है। x जो राशि थी वो 3x होगी, 100 रुपये थे 300 हो गए, तो यहाँ पे 300 जो है वो आपका मिश्र धन है, आपका अमाउंट है। तो 300 अगर मिश्र धन है और 100 आपका मूलधन है, तो ब्याज कितना हो गया? 200 रुपये। ऐसे इस केस में हमने x माना और 3x होगी, तो ब्याज कितना हुआ? 2x, आपका इंटरेस्ट हुआ 2x। और यहाँ पे कितना होना चाहिए इंटरेस्ट आपका? x से 5x होगी तो 4x इंटरेस्ट होना चाहिए। अब सिंपल सा देखो, 2x का ब्याज हमें कितने साल में मिलता है? 8 साल में। तो 8x का ब्याज कितने में मिलना चाहिए? 16 साल में। दुगना ब्याज है, दुगना टाइम लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट है, आंसर 16 ईयर्स। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज की वैवार्षिक दर क्या है जिस पर कोई राशि 40 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है? साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है जिसमें 40 वर्षों में कोई राशि स्वयं का 3 गुना, मान लो 100 रुपये है, और 100 रुपये हमने इसलिए लेट किया ताकि हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत ना पड़े, आखिर में अपने आप परसेंटेज निकल जाए। 100 रुपये है वो 3 गुना हो जाती है, यानी वही 300 रुपये हो जाती है। तो 300 यहाँ पे ए है, ये आपका पी है, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? वही 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये ब्याज है 40 वर्ष में, 200 रुपये का ब्याज 40 वर्ष में लग रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? ठीक है, 0 से 0 कट 4 × 5 = 20, 5 रुपये ब्याज होगा, और 100 रुपये पे ब्याज है 5 रुपये। तो 100 रुपये पे है तो हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, हर शत पर, मतलब हर सेंट पर हमें ब्याज निकालना है। हर सेंट पे ही हमने लेट किया हुआ है, तो 5% सीधा आंसर आ गया। ये लेट करना अगर आपको आ गया ना कि किस चीज़ में क्या लेट करें, आपका मतलब कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा काफ़ी। ये भी हम सिखाएंगे आने वाली वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 7z, ये दिया हुआ है। इफ़ 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 7z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो x प्लस वाई माइनस जेड। इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर वैल्यू दे रखी है 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 7z, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको k के लेट मान लो, क्योंकि तीनों इक्वल है, तीनों को हम किसी एक आइडेंटिटी के इक्वल मान सकते हैं। हमने k के इक्वल मान लिया, तो x क्या हो जाएगा आपका? इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 2x और k को कंपेयर करेंगे तो 2 यहाँ जाके k से डिवाइड हो जाएगा, x हो जाएगा आपका k/2। ऐसे ही y हो जाएगा आपका k/4, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा k/4, एंड z आपका हो जाएगा k/7। बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x की जगह आप रख दो k/2 माइनस k/4 प्लस k/7 अपॉन x की जगह फिर वही k/2 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है k/4 और फिर माइनस है k/7। तो एलसीएम लेंगे, 7 चौक 28 एलसीएम आ गया इसका, तो ये आ गया 14 पे 14 के माइनस 4 7 28, 7 के 4 7 28 एंड 7 4 28, तो 4 के। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 14 के प्लस 7 के एंड माइनस 4 के अपॉन 28। 28 से आपका 28 कैंसिल हो जाएगा, 14 के एंड 4 18 के, 18 के में से 7 गया तो आपका 11 के ऊपर आएगा, नीचे 14 एंड 7 आपका 21 के, 21 के में से 4 गया तो आपका 17 के से के कैंसिल, आपका आंसर आ गया 11/17, बी आंसर। आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप के को भी यहाँ लेट ना करोगे, सीधा आप 1/2 1/4 1/7 करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, आपका काफ़ी टाइम उसमें भी बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x एक दूरी को तय करने में 20 मिनट और y उसी दूरी को तय करने में 36 मिनट का समय लेता है। उनकी गति के मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। इफ x टेक्स 20 मिनट्स एंड y टेक 36 मिनट्स टू कवर ए डिस्टेंस, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर स्पीड। कभी भी स्पीड का रेशियो दे रखा हो s1 और s2, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के रेशियो से, d1 और d2। ठीक है, यानी s1/s2 हमेशा इक्वल रहेंगे d1/d2, मतलब डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम रहेगा, जबकि इनवर्स होते हैं टाइम के रेशियो से। यानी अगर टाइम का रेशियो दे रखा है तो ये इक्वल करने के लिए हमेशा इनवर्स हो जाएगा, t2/t1, मतलब टाइम जितना टाइम लेगा वो स्पीड के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसका अनुपात, या अनुपात की बात चल रही है, फोन में मैं लिख रहा हूँ इसीलिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x एक दूरी तय करने में समय दे रखा है, ठीक है, समय से हमें निकालना है स्पीड का अनुपात, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो t1 और t2 का रेशियो क्या दे रखा है आपका? 20 मिनट और 36 मिनट, यानी 4 पंजे 20 4 निम 36, यानी t1 और t2 का अनुपात 5:9 है। और s1 और s2 का अनुपात निकालना है। मैंने बताया टाइम और स्पीड हमेशा इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, तो ये हो जाएगा 9:5, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो 5:9 है तो सीधा आंसर 9:5 हो जाएगा। इसको आप ओरली कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 308 से विभाजित किया जाता है तो शेष 60 बचता है। उस संख्या को जब 28 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा? मान लो कोई संख्या है, इसको जब ये कह रहा है कि इसको 308 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 60 बचता है। उसी संख्या को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा? इसमें आपको ये चेक करना है, ठीक है, कि पहले तो जो पहली बार हमने डिवाइड किया, क्या वो संख्या खुद 28 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं, और ये मोस्टली केस में आपको मिलेगा ही मिलेगा, DSB के क्वेश्चन पेपर्स में तो खासकर। 28 एकम 28 आपका 2 बचा, 28 एकम 28 11 पे पूरा पूरा विभाजित हो रहा 308। ठीक है, तो ये संख्या पूरी तरह से 308 से विभाजित नहीं है। कितना बच रहा है? 60 बच रहा है। मान लो जो भी संख्या उसमें से 308 से भाग करेंगे तो 60 बच रहा है। तो 28 से भी भाग करेंगे तो वहां तक तो भाग होगा ही होगा जहां तक 308 से भाग हो रहा था, तो मतलब 60 तो वहां भी बच जाएगा। अब ये देख लो 60 28 से बड़ा है ना, तो 60 को फिर 28 से भाग करके देख लो,
और कहाँ तक विभाजित होगा, 28 दूनी 56 और आपका ये बचा 4 रिमाइंडर, 4 शेष बचा। तो बड़ी संख्या को भी जब हम भाग करेंगे 28 से तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा, क्योंकि 60 कम तक तो पूरी पूरी विभाजित हो रही है, 60 बच गया, 60 को फिर हमने 28 से फिर भाग करके देख लिया, आपका 4 रिमाइंडर बचा है। आंसर इसका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन के निचले भाग की त्रिज्या में 100% की वृद्धि और ऊंचाई में 200% की वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 100% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 200%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। ये ध्यान रखना, इसमें पहले तो लेट क्या करना है, अगर 100% दे रखा है तो इन केसेस में कोशिश करना एक या इस तरह की चीज़ें, मतलब यूनिटरी वो लेट करें। अगर प्रतिशत 70 वगैरह दे रखा है, 70%, ठीक है, 40% बढ़ रही है तो आप 10 लेट करना, और यदि दे रखा है 35%, 22%, तो आप कोशिश करना 100। इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। ये आपका बेलन है, ठीक है, इसकी ये बेस है, बेस की जो रेडियस है इसमें कह रहा है 100% वृद्धि हो जाती है और हाइट में आपकी 200% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले वाले क्षेत्रफल नए वाले क्षेत्रफल में आप अनुपात निकाल लीजिए, या ये पूछा है कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हमने पहले वही मान लिया 1 मान लिया आपने रेडियस, और हाइट भी आपने 1 मान ली, ठीक है। तो आपका पहले रेडियस क्या होगा 1 और 1, और रेडियस में अब कितने की वृद्धि हो रही है 100%, 100%, मतलब एक था और एक की वृद्धि होगी, पूरा 100% की वृद्धि होगी, तो नया क्या हो जाएगा रेडियस आपका, ये हो जाएगा 2, और हाइट में 200% की वृद्धि हो रही है, एक थी मतलब 200%, एक का 200% 2 हो गया, तो कुल नया क्या हो गया, नई ऊंचाई होगी 3। अब पूछ रहा है उसकी आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें आप फार्मूला लगाना चाहो तो फार्मूला लगा लो, पर टाइम खराब करना, 2πr² होता है वॉल्यूम का, मत निकालो। सिंपल सा, पहले वॉल्यूम आप पहले फिर पाई से निकालोगे, दोबारा फिर पाई से निकालोगे, पाई से पाई कैंसिल होना है। इन क्वेश्चन में आप सीधा r² निकालो, ठीक है। या फिर आप ये देख लो कि फार्मूले में क्या चीज़, किस चीज़ का स्क्वायर हो रहा है, कौन सी चीज़ सिंगल बार आ रही है। आर का तो स्क्वायर हो रहा है, हाइट सिंगल बार आ रही है, मतलब आर की पावर 1 है एक तरह से। तो पहले क्या होगा, पहले आर का स्क्वायर इंटू एच, या 1, एच आपकी 1 ही थी तो 1 आ गया। पहले जो आपका वॉल्यूम था वो 1 आ गया, हालांकि वॉल्यूम नहीं है, मैं पाई को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये टाइम बचाना पड़ेगा। नई वॉल्यूम क्या आएगी आपकी, आर का स्क्वायर, वही 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो पहले वॉल्यूम 1 आई है, अब वॉल्यूम 12 आई है, ठीक है। तो कितने की इंक्रीज हुई आपकी, 11 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, 1 पर, और प्रतिशत निकालना है, आप 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1100%, ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में क्यूबॉइड दिए रखा है, मैं पहले क्यूबॉइड बना देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या प्रतिशत चेंज होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन में, ऑफ क्यूबॉइड घनाभ के। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इंक्रीज बाय 100%, कह रहा है लेंथ और ब्रेड्थ 100% इंक्रीज हो, लेंथ और ब्रेड्थ, और हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 70%, और हाइट में 70% की कमी हो। मैंने अभी बताया था जब भी ये 70 वगैरह हो तो आप 10 लेट करना, ठीक है, तीनों चीज़ें हम इक्वल लेट कर लेते हैं, 10 10 10। और अब देखते हैं नई वो क्या होगा, पहले पुराना आयतन निकाल लेते हैं। आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। तो V1 आ गया आपका 10 इंटू 10 इंटू 10,000 यानी 1000। अब क्या कह रहा है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेंथ और ब्रेड्थ में वृद्धि होती है इंक्रीज बाय 100%, 100% की। तो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा 20। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 10 थी 20 हो जाएगी। और हाइट इज रिड्यूस बाय 70%, हाइट जो है वो 70% कम होगी, मतलब 30% रहेगी, 70% कम होगी यानी 30% रहेगी। 10 का 30% निकालोगे आप, सीधा सीधा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 20 गुना 20 400, 400 गुना 3 1200। पहले 1000 थी, अब कितनी होगी 1200, वृद्धि हुई है, जी हाँ 200 की। कितने पे हुई है, पहले कितनी थी 1000, परसेंटेज निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका ये आ गया 20%।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड का है, स्पीड डिस्टेंस टाइम। दो कारें एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। कार ए और कार बी की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार ए जो है वो 6 बजे पूर्वाह्न शुरू होती है, जबकि कार बी 7 पूर्वाह्न पर शुरू होती है। वे दोनों एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, मतलब ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। टू कार्स आर 400 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूरी पर है। मैं साथ ही साथ आपको फिगर से भी समझाता चलता हूँ। ए और बी कार हैं, आपस में जो दूरी है ये है 400 किलोमीटर। देयर रिस्पेक्टिव स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है kmph, और एंड 55 किलोमीटर पर आवर इसकी है 55 किलोमीटर पर आवर। कार ए स्टार्ट्स एट 6 AM, ये कार 6 बजे शुरू होती है, और कार बी स्टार्ट एट 7 AM, ये 7 बजे शुरू होते हैं, दोनों मॉर्निंग में। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट, ये बीच में कहीं मिलेंगी, किस टाइम मिलेंगी वो पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, अफेक्टिव स्पीड निकालनी है, प्रभावी स्पीड। ये अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही होती और यही स्पीड होती 50 और 55, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती, कितनी दूरी रहती 50 और 55, ये 55 चलती 50 चलती, तो हर एक घंटे में 5 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता, दोनों के बीच में दूरी बढ़ती जाती। ठीक है, यहाँ से 7 चली तो हर घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी बढ़ती है। दूसरे घंटे में सपोज ये फिर 100 ही चलती, ये 110 चलती, वो 10 किलोमीटर की हो जाती है। तो ऐसे 15 20 जितने घंटे चलती 5 से मल्टीप्लाई हो जाता, 5x हो जाता, मैं x यहाँ पे घंटे होते हैं। मान लो 5 घंटे चलती तो 5 गुना 5 मतलब 25 किलोमीटर की दूरी होती है उनके बीच में। ये तो हो गया जब वो एक ही दिशा में चल रही है। जब वो विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो इफेक्टिव स्पीड हमेशा ऐड हो जाती है, मतलब ऊपर वाले केस में तो माइनस हुआ 5 माइनस 50, इस केस में 55 प्लस 50, तो ये हो गया 105 किलोमीटर की दूरी हर एक घंटे में वो तय कर रही है। क्योंकि ये इधर से 50 चल रही है, इधर से 55 चल रही है, तो हर घंटे में वो दोनों मिलके 105 किलोमीटर तय कर रही हैं। अगर ये एक ही समय पे चलती तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता, लेकिन ये 6 बजे चल रही है, ये 7 बजे चल रही है, तो सिंपल सी ट्रिक है, बस इसको भी 7 बजे चलाना है। 6 से 7 तक इसको अकेले चला देते हैं। तो 50 किलोमीटर हर घंटे में चलती है, तो 6 से 7 बजे तक भी वो 50 किलोमीटर ही चलेगी एक घंटे में, और दूरी बच जाएगी 350 किलोमीटर, क्योंकि 50 किलोमीटर की दूरी ये 6 से 7 बजे के बीच में तय कर चुकी है। 350 किलोमीटर की दूरी यहाँ बच गई। अब मैंने बताया एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रही हैं, 105, दोनों मिलके। दोनों को अब 7 बजे चला देते हैं, इधर से ये चली 7 बजे, इधर से ये 7 बजे चली, और इनके बीच की दूरी अब रहेगी 350। 105 से इनको काटेंगे, से काट दीजिए 7 या 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, फिर 5 से 5 दिए 15 और 5 ढाई 50, ये आगे 10/3 घंटे वो लेंगी। जब मिलेंगी तो 10/3 घंटे, या फिर 3 से ही 1/3 घंटे, यानी 3 घंटे तो पूरे लेंगी और 1/3 घंटा अलग से लेगा। 1/3 घंटे का मतलब हो गया 20 मिनट। ठीक है, 1 घंटे का तीसरा हिस्सा मतलब 60 मिनट का तीसरा हिस्सा मतलब 20 मिनट। तो 7 बजे चली हैं और उसके बाद के लिए उन्होंने 3 घंटे 20 मिनट मिलने में, तो 7 के बाद 3 घंटे यानी 7 और 3 10:20 मिनट पे वो एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन है, माइंड में आ रहा है अभी। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9a² + 16b² + 23ab की। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना और वैल्यू दी हुई है हमें a की और b की। ये हमें गिवन है, ये दिया हुआ है क्या, a की वैल्यू 6 और b की आपकी 3। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर और ये 16 हो जाएगा आपका 4b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब फार्मूला बन रहा है यहाँ पे a² + b², a² + b, ये आपका a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 4, 4 3 12 दूनी 24ab, लेकिन हमें क्या दे रखा है 23ab। अगर यहाँ 24 ab दे रखा होता तो हमारा फार्मूला आसानी से बन जाता।
तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसमें आप एक बार प्लस ए बी कर देंगे और एक बार माइनस ए बी, नेट रिजल्ट तो वही रहेगा 0, क्योंकि ए बी से ए बी कैंसिल हो सकता है। तो हमने एक बार ए बी ऐड कर दिया और एक बार ए बी माइनस कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ ब्रैकेट ले लिया क्योंकि इसको हमें इसके साथ लाना है। तो 23 और एक ये 24 ए बी आ गया और फिर माइनस ए बी, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है पूरा। ये फार्मूला बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 3a जमा 4b पूरे की घात 2 पूरे की पावर 2 एंड माइनस ए बी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए आसानी से। आप पूरे में वैल्यू पुट करते हैं, आपका काफ़ी कैलकुलेशन होती है। सिर्फ एक ये सिंपल सी हैक था, इसमें आपने ये किया और आपका क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं 3 गुना में, a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू आपकी 3 है, पूरे का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 6 गुना में 3, 6 × 18, 4 × 12 होल स्क्वायर माइनस 6 × 18, ये आपका आ गया 18 और 12 30, 30 का स्क्वायर माइनस 18, ये आ गया आपका 900 माइनस 18। तो आंसर आ गया आपका 872, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।